सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया है। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या और यह कैसे काम करता है और इसमें दिक्कत क्या थी जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन किया है। सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड होते क्या हैं और यह कैसे काम करते हैं। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानूनन तौर पर लागू कर दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड को आसान भाषा में अगर समझे तो ऐसा मान के चलिए, अगर आपने कभी डीडी बनवाया होगा, इसका जो प्रोसेस फॉलो होता है, जैसे कि हमें डीडी जब भी बनवाना होता है तो पहले जाके बैंक में, सारे बैंक वाले तो नहीं बनाते हैं, कोई कोई बैंक में बनता है, वहाँ पे जाके हमको बताना होता है कि हमें कितने का डीडी बनवाना है। मीन्स कि आपको जितने रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होता है उसको बताना पड़ता है, उतना आप कैश में देते हैं। फिर बैंक क्या करता है कि आपको एक डीडी बना करके उस पर अपना मोहर चिपका करके आपको दे देता है। अब इससे क्या होता है कि आप इस डीडी का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अगर अपने कॉलेज में डीडी जमा कराए होंगे तो होता क्या है कि जब आप डीडी को जमा करा देते हैं तो वहाँ से वो सीधा का सीधा जितना पैसे का वो डीडी रहता है उतना पैसा उस कॉलेज को मिल जाता है। उसी प्रकार से सरकार ने एक इलेक्टोरल बॉन्ड का कंसेप्ट लाया जिसके थ्रू आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा दे सकते हैं। उसी प्रकार से सरकार भी एक इलेक्टोरल बॉन्ड का कंसेप्ट लेकर आती है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर हम चंदा देना ही है तो सीधा पैसा भी दे सकते हैं, इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड लाने की क्या जरूरत है। लेकिन आपको बता दें कि चंदा देने में डायरेक्ट जब आप पैसा किसी को चंदा दे रहे हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसमें दिक्कत है। अब मान के चलिए कि आप किसी पार्टी को चंदा देते हैं और डायरेक्ट देते हैं कि उसको पता है, मतलब लोगों को पता है कि इस व्यक्ति ने फलाने पार्टी को इतना चंदा दिया है। इससे क्या होगा कि सामने वाली जो पार्टी होगी उसको पता रहेगा कि आपका झुकाव किसके तरफ है। इससे क्या होता है कि सभी पार्टियों को पता रहेगा कि इस व्यक्ति का झुकाव किस पार्टी के तरफ है। अब सपोज कीजिए कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या आप आम आदमी ही हैं, तो आप अगर किसी पार्टी को चंदा दे रहे हैं और जिस पार्टी को आपने चंदा दिया है उसकी विरोधी पार्टी अगर सत्ता में आ जाती है तो उसको पता रहेगा कि इस व्यक्ति ने इस पार्टी को फंडिंग करी थी, तो फिर हो सकता है कि वह आपके साथ उल्टा सलूक करे। इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड का कंसेप्ट लाया गया था ताकि जो लोग भी चंदा देना चाहते हैं वो सीधा सीधा चंदा न दे करके एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और वह इलेक्टोरल बॉन्ड जिस पार्टी को भी देना है उसको दे दे। इससे क्या होगा कि उसकी गोपनीयता बनी रहेगी। अब बात आती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद कौन सकता है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है जिसका किसी भी ब्रांच में केवाईसी के साथ उसका खाता खुला हुआ हो। इस योजना के तहत जिस भी भारतीय स्टेट बैंक को यह सुविधा प्राप्त है कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड बेच सकता है, वहां से जा करके आप इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकते हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के लिए जो राशि रखी गई है 1000, सबसे मिनिमम जो राशि है वो 1000 है। फिर 10 से इसमें मल्टीप्लाई करते जाइए, लाइक कि 10,000, फिर उसके बाद 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर 100 लाख, मतलब करोड़। और इस तरह से आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके किसी भी पार्टी को जा करके दे सकते हैं। और इस इलेक्टोरल बॉन्ड की खास बात यह है कि ये 15 दिनों के लिए वैलिड रहता है। कि मतलब अगर आपने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और किसी पार्टी को आपने दिया है तो वो पार्टी इस इलेक्टोरल बॉन्ड को उस 15 दिन के अंदर ही जाके उसको किसी भी स्टेट बैंक से वो उसको कैश उसका लेना पड़ता है। अगर यह बॉन्ड 15 दिनों के भीतर किसी भी बैंक में जमा करके उसका पैसा लिया नहीं जाता है तो ये पीएम केयर्स फंड में इसका पैसा चला जाता है। अब आगे बात आती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को कौन कौन सी पार्टियां ले सकती हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड लेने के लिए पार्टियों के पास क्या क्या होना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि भारत में कोई भी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिया जा सकता है बशर्ते कि उस पार्टी ने पिछले इलेक्शन में, जब भी उसको इलेक्टोरल बॉन्ड लेना है, उसके पिछले इलेक्शन में उसको 1% कम से कम वोट मिला हुआ होना चाहिए जनता का, वही पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड को ले सकती है। इस योजना के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड को जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों के लिए खरीदने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इसी महीने में 10 दिनों के लिए आप जा करके इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकते हैं। इसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी दिया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए सरकार इसे 30 दिनों के लिए अधिसूचित कर सकती है। मतलब किसी भी महीने में अगर लोकसभा का चुनाव होता है तो तत्कालीन सरकार इस इलेक्टोरल बॉन्ड को
30 दिनों के लिए लागू कर सकती है। 2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड को फाइनेंस बिल के जरिए संसद में पेश किया था। संसद से पास होने के बाद 29 जनवरी 2018 को इस बॉन्ड को कानूनी रूप से लागू कर दिया गया था। अभी जो हाल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसबीआई को ये बताना पड़ेगा कि उसके पास से कितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए और किस किस ने खरीदे, इसके आंकड़े उसको सार्वजनिक करने पड़ेंगे। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का यही फायदा था कि सीक्रेटली कोई भी व्यक्ति किसी को चंदा दे सकता था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अब निरस्त कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उसने ये भी कहा कि 31 मार्च तक जितने भी डेटा हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड एसबीआई को साझा करना होगा सुप्रीम कोर्ट के साथ, और 13 अप्रैल तक एसबीआई को सारे डेटा पोर्टल पे भी डालना होगा। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।